अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इको 402 के लेसन नंबर 40 को देखेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, मैंने जो है इसकी फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियो भी अपलोड कर दी है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेक्चर्स नहीं लेते, तो वो जस्ट गाइडलाइंस लेते हैं। तो मैंने जो है वो ये सोचा कि पहले वो अपलोड कर दूँ, ताकि बच्चे अपनी वो गाइडलाइंस देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकें, ताकि वो कहीं से भी लेक्चर्स ले रहे हैं, LMS से ले रहे हैं या खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं या अकेडमी जाके कर रहे हैं, ताकि उनके लिए थोड़ी सी जो है वो आसानी हो जाए। ठीक है, अगर आप लेक्चर्स लेते हैं तो आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं भी लेते तो आप प्रिपरेशन वीडियो को देखिएगा, वहाँ से गाइडलाइन लेके आप थोड़ा जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, बट आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो लेक्चर्स होते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आप उसको फिर चीज़ें भी जो है वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है ओलिगोपोली। अब देखिए, ओलिगोपोली जो है वो एक न्यू टॉपिक है। अब हमें नहीं पता ओलिगोपोली क्या होता है। ठीक है, मैं जो है वो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ओलिगोपोली होती क्या है। हालांकि यहाँ पे जस्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ कि ओलिगोपोली क्या होती है। देखिए, ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है ओलिगोपोली का। ठीक है, ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर कुछ जो है वो चुने हुए बड़े प्रोड्यूसर्स या फर्म्स होते हैं, जो मार्केट पर अपना कंट्रोल रखते हैं और जो है वो कंज्यूमर को लिमिटेड ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक तो जो है वो कुछ चुने हुए बड़े प्रोड्यूसर्स या फर्म्स होते हैं यहाँ पर, और स्ट्रक्चर में, और मार्केट पर उनका कंट्रोल होता है। और तीसरी बात जो है वो कंज्यूमर्स को लिमिटेड ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। देखें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, बैंकिंग इंडस्ट्री होगी, एनर्जी इंडस्ट्री होगी, ये सारे जो है वो बड़ी हमारी फर्म्स है, बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, इनका जो है वो मार्केट पर कंट्रोल है। ठीक है, और ये कंज्यूमर को लिमिटेड ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, देखिए स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स का मतलब होता है कुछ होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। देखिए, जो है वो चुने हुए प्रोड्यूसर्स या फर्म्स होती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस में आर मे नॉट एग्जिस्ट करती हैं, बैरियर्स टू एंट्री भी होती है इसकी। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स आपने जो है वो अच्छे से याद कर लेनी है। इसके बाद एग्जाम्पल्स उन्होंने देखो यहाँ पे दी, ऑटोमोबाइल्स आ गया, स्टील आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, जो है वो पेट्रोकेमिकल्स आ गए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आ गए, कंप्यूटर्स आ गई। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री आ गई। ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री आ गई, एनर्जी इंडस्ट्री एटसेट्रा, जो ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं ओलिगोपोली की। इसके बाद जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं द बैरियर्स टू एंट्री आर। अब देखते हैं बैरियर्स टू एंट्री आर का मतलब कि इसमें जो नेचुरल है वो उसमें क्या क्या है। नेचुरल में हमारे पास आ जाता है स्केल इकनॉमीज़। ठीक है, पेटेंट्स आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, नेम रिकॉग्निशंस आ गई, ये जस्ट आप जो है वो इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो स्ट्रेटेजिक एक्शन आ गया, फ्लूडिंग द मार्केट, कंट्रोलिंग एंड एसेंशियल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है स्टूडेंट्स वो आपकी ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स ओलिगोपोली आपने कर लेनी है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलो, क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैंने आपको इस वीडियो के लास्ट में देने हैं। तो पहले जो है वो हम बाकी जो थीरीज़ है, बाकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं, देन लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपको दूंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। ओलिगोपोली का तो हमें पता चल गया। अब ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में जो है वो इक्विलिब्रियम का क्या रद्द-ए-अमल होता है, क्या काम होता है। ठीक है, अब देखिए, एक ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम ये तब होता है जब कोई भी फर्म अपने आउटपुट या प्राइस को बदलने से है, ठीक है, और अपने प्रॉफिट को बढ़ा नहीं सकती। जैसे कोई भी फर्म है जो वह अपने आउटपुट को बढ़ा दे या प्राइस को बढ़ाकर अपने प्रॉफिट को इस तरह नहीं बढ़ा सकती। इस इक्विलिब्रियम में फर्म्स के आउटपुट और प्राइस एक ऐसे लेवल पर होते हैं कि कोई भी फर्म अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आउटपुट या प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। जैसे दो फर्म है ए और बी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे दो फर्म्स हमारे पास ए और बी की। अब ये दोनों फर्म्स जो है वो एक जैसे आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर ये 3 आउटपुट प्रोड्यूस करिए तो ये भी 3 आउटपुट प्रोड्यूस करिए। अगर इसकी जो है वो प्राइस पर यूनिट जो है वो हम कहते हैं कि 6 है, तो इसकी भी पर यूनिट जो है वो प्राइस 6 होगी। अब ये नहीं है कि जो ए जो मार्केट है ये अपनी आउटपुट को 4 कर दे और या फिर जो है वो प्राइस को जो है वो 8 कर दे और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम चाहिए होता है। इसमें आउटपुट भी सेम होनी चाहिए और प्राइसेस भी सेम होनी चाहिए। कोई भी फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए अपनी चीज़ें अपनी यानी आउटपुट या प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है तो ठीक है, इसके बाद जो है वो आप आ जाते हैं यहाँ पे इन परफेक्ट कंपटीशन और डिफाइनिंग इक्विलिब्रियम। इन परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? ठीक है, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द प्रोड्यूसर्स डिड नॉट हैव टू कंसीडर राइवल्स रिस्पॉन्स व्हेन चूजिंग आउटपुट एंड प्राइस। और इन ओलिगोपोली में द प्रोड्यूसर मस्ट कंसीडर द रिस्पॉन्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स व्हेन चूजिंग आउटपुट एंड प्राइस। मतलब वो कहते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस का जो में जो है वो प्रोड्यूसर्स
ये कंसीडर नहीं करते कि जब चूजिंग जो है वो आउटपुट और प्राइस को वो मतलब चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो कि ओलिगोपोली में जो है वो प्रोड्यूसर्स को जो है वो ये कंसीडर करना होता है कि कंपटीटर्स के रिस्पांस को जब वो अपने आउटपुट और प्राइस को चेंज कर सकते हैं। ये अपने इसको जो है वो याद कर लेना है, दोनों तरीके इसके डिफरेंस को। डिफाइनिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है? फर्म्स डूइंग द बेस्ट दे कैन एंड हैव नो इंसेंटिव टू चेंज देयर आउटपुट टू प्राइस। ऑल फर्म्स अज्यूम कंपटीटर्स आर टेकिंग रिवाल डिसीजन इनटू अकाउंट। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि आपके पास जो है वो चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। देखिए फर्म अपनी यहाँ पे जो बताया गया है यहाँ पे डिफाइन में कि जो फर्म है अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा करती है, ठीक है, और उन्हें अपनी जो प्रोडक्शन है, जो अपनी जो चीज़ें प्रोड्यूस करी हैं या जो है वो उनकी कीमत को तब्दील करने की जो है वो कोई भी ऐसी तरगीब नहीं देती, ठीक है। और तमाम फर्में जो है वो ये अज्यूम कर लेती हैं कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं अपने जो कॉम्पिटिटर्स को के जो उनके जो फैसले होते हैं उनको वो मद्देनज़र रखते हुए काम करती हैं, ठीक है। ये आपने कर लेना है। इसके बाद जो है वो अपना जाता है नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है? ईच फर्म इज़ डूइंग द बेस्ट इट कैन गिवन व्हाट इट्स कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग। तो ये मतलब जो है वो ये कहते हैं बेहतरीन तरीके से जो है वो काम करी है और जो कि इसका कॉम्पिटिटर्स है उसके तहत, ठीक है। जैसे कि उसका कॉम्पिटिटर्स काम कर रहा है इसी तरह हर फर्म जो है वो अपना बेस्ट काम करी। जब कॉम्पिटिटर्स मतलब ये होता है मुकाबले में। देखिए जब एक एक ए है और एक बी फर्म है, अब जैसे ये ए फर्म है ये अपना बेस्ट देगी, ठीक है, बेस्ट देगी। क्यों? क्योंकि इसके मुकाबले में बी के, क्योंकि बी जो है वो भी अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रही है, तो इसी तरह इसके मुकाबले में जो है वो फर्म ए है वो भी अपना बेस्ट काम करेगी। तो ये हमारे पास नैश इक्विलिब्रियम हो जाता है। इसके बाद जो है स्टूडेंट से यहाँ पे आ जाते हैं कॉर्नट मॉडल डुपोली। अब कॉर्नट मॉडल डुपोली क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए ये एक ऐसा ये कॉर्नट मॉडल जो है वो एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल होता है जो डुपोली की सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, जहाँ पर दो कंपनी एक ही मार्केट में जैसे कि compete करती हैं। इस मॉडल में दो कंपनीज अपने आउटपुट को डिसाइड करती हैं और मार्केट की डिमांड और प्राइस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। दोनों कंपनीज अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं और इससे एक नैश इक्विलिब्रियम में ये रीच कर जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये अपने जो सिचुएशंस को, डुपोली की सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है डुपोली मॉडल, ठीक है। और इसमें अपने आउटपुट को डिसाइड किया जाता है, मार्केट की डिमांड और प्राइस को कंसीडर किया जाता है, उनको सामने रखते हुए चीज़ों को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को मैक्सिमाइज किया जाए और उसको जो है वो एक नैश इक्विलिब्रियम तक पहुँचा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ें दी गई, टू फर्म्स कंपीटिंग विद ईच अदर, दो फर्म्स जो है वो अपने एक दूसरे के साथ जो है वो क्या करें, कम्पीट करती हैं। होमोजीनियस उसका जो है वो गुड होता है, द आउटपुट ऑफ द अदर फर्म्स इज अज्यूम टू बी फिक्स्ड करती है, ठीक है। ये कर लीजिएगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है द रिएक्शन कर्व। अब रिएक्शन कर्व में जो है वो हमारे पास क्या होता है? देखिए ये एक ग्राफिकल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। डुपोली की सिचुएशन में कंपनीज की आउटपुट और प्राइस के रिलेशनशिप को जो है ये ऑब्जर्व करता है रिएक्शन कर्व, ठीक है। ये आपने देख लिया है कि फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज़ डिक्रीजिंग शेड्यूल्ड ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ फर्म 2। ये कर लेना है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आप आ जाएँ, क्वेश्चन आ जाते हैं फिर हमारे पास, तो इनके वही लास्ट में मैं आपको आंसर करूँगी। देन हमारे पास आ जाता है लीनियर कर्व एन एग्जांपल ऑफ द कॉर्नट इक्विलिब्रियम। तो लीनियर कर्व जो दिखाई गई, यानी हमारे पास पी, हमारे पास मार्केट डिमांड ये है और Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 के इक्वल है, और MC यानी मार्जिन कॉस्ट जो है वो MC1 और इज इक्वल टू हो जाएगा वो MC2 जो कि हमारे पास इक्वल टू है 0 के, ठीक है। ये डुपोली एग्जाम्पल हमारे पास दी गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। फर्म्स रिएक्शन कर्व 1 और सब फर्म्स रिएक्शन कर्व 2 भी हमारे पास दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद कोलिजन, जो है वो कोलिजन कर्व में Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 15 है। और फिर जो है वो हमारे पास शोइंग ऑल पेयर्स ऑफ आउटपुट Q1 Q2 दैट मैक्सिमाइज दैट प्रॉफिट जो है वो Q1 बराबर हो जाएगा Q2 के इज इक्वल टू जो कि 7.5 है, ठीक है। 2 से डिवाइड जो कर देंगे। इसके बाद जो है वो लेस आउटपुट एंड हायर प्रॉफिट्स दैन द कॉर्नट इक्विलिब्रियम। ये एज अ क्विज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लेस आउटपुट एंड हायर प्रॉफिट जो है वो लेस आउटपुट एंड हायर प्रॉफिट्स दैन कॉर्नट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप आ जाते हैं फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज द स्टैकलबर्ग मॉडल्स। जी द स्टैकलबर्ग मॉडल। अच्छा ये स्टैकलबर्ग मॉडल क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये जो स्टैकलबर्ग मॉडल है हमारे पास, ये एक ऐसा मॉडल है जो डुपोली की सिचुएशन में कंपनीज़ के आउटपुट और प्राइस की डिसीजन मेकिंग
प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है। किसको? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है। इस मॉडल में दो कंपनीज़ जो है वो एक ही मार्केट में कम्पीट करती हैं, ठीक है। और एक कंपनी जिसे लीडर कहा जाता है अपने आउटपुट को पहले डिसाइड करते हैं, दूसरी कंपनी जिसे फॉलोअर कहा जाता है अपने आउटपुट को लीडर के डिसीजन के बाद डिसाइड करते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक ए आपके पास कंपनी, एक बी कंपनी है, ठीक है। ए जो है इसको हम लीडर कंपनी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करती हैं? कम्पीट करती हैं। ए को हम क्या कह देते हैं? लीडर कंपनी। दूसरी बी को क्या कहते हैं? फॉलोअर कंपनी, ठीक है। फॉलोअर है हमारे पास ये, यानी ये बी जो है वो ए को फॉलो करती है। जो लीडर कंपनी ए है ये अपनी जो है वो चीज़ों को, अपने आउटपुट को पहले डिसाइड करती है, ठीक है। पहले ये डिसाइड करेगी, देन जो फॉलोअर है इसको देखते हुए अपनी चीज़ अपनी आउटपुट को जो है फिर ये डिसाइड करेगी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो स्टैकलबर्ग मॉडल होता है। इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एजम्पशन देगी कि वन फर्म कैन सेट आउटपुट फर्स्ट, वो वही बात कहते हैं कि एक फर्म जो है वो पहले आउटपुट को सेट करेगी। MC यहाँ पे हमारे पास 0 को, मार्केट डिमांड हमारे पास दिस P इक्वल 30 माइनस Q, वेयर Q जो है वो टोटल आउटपुट को शो आउट करवाएगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है फर्म वन सेट्स आउटपुट फर्स्ट एंड फर्म सेकंड देन मेक्स एन आउटपुट डिसीजन। वही बात आ जाती है कि पहले एक करेगी, फिर उसको देखते हुए दूसरी अपनी फर्म जो है वो अपने आउटपुट को डिसाइड करेगी, ठीक है। ये वही चीज़ आ गई, अपने देख लेना। इसके बाद जो है वो यहाँ पे हमारे पास वो उन्होंने दिखाया हुआ है कि फर्म वन फर्स्ट कंसीडर द रिएक्शन फर्म टू टेक्स फर्म्स आउटपुट एज फिक्स्ड एंड देयरफॉर, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये कर लीजिएगा, बाकी इसमें और ये जो चीज़ें हैं आपने नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद जो है वो मैं आपको, अच्छा इसमें ना स्टूडेंट्स मैं आपको एक थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं कि डिफरेंस बताऊंगी। जो स्टैकलबर्ग मॉडल है और कॉर्नेट मॉडल, हमने पीछे पढ़ा है कॉर्नेट मॉडल। अब देखिए कॉर्नेट मॉडल में क्या होता था, उसमें दो कंपनी अपने आउटपुट को सिमुलेटेनियसली डिसाइड करती थी, यानी सेम दोनों कंपनी करती थी, इकट्ठा सेम करती थी। जबकि स्टैकलबर्ग मॉडल में हमारे पास लीडर कंपनी अपने आउटपुट को पहले डिसाइड करती है और फिर जो फॉलोअर कंपनी होती है फिर उसको डिसाइड करती है, ठीक है। ये थोड़ा सा इनका डिफरेंस है आपस में। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है प्राइस कॉम्पिटिशन को आप देख सकते हैं, इसमें इतनी खास चीज़ें नहीं है। द बर्टलैंड मॉडल इज़ यूज्ड टू इलस्ट्रेट प्राइस कंपटीशन इज एन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री विद होमोजेनियस गुड। ये बस क्विज बन सकता है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। बर्टलैंड मॉडल हमारे पास क्या होता है? अब देखिए हमने यहाँ पे पहले दो मॉडल पढ़ चुके हैं, अब तीसरा मॉडल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये ऐसा होता है कि जैसे दो कंपनीज़ हैं जो एक ही मार्केट में कम्पीट करती हैं, ठीक है। और दोनों कंपनीज़ अपने प्राइस को सिमुलेटेनियसली डिसाइड करती हैं और जो कंपनी कम प्राइस पर प्रोडक्ट करती है, ठीक है, वो सभी मार्केट जो है वो सभी मार्केट शेयर को कैप्चर करती है, ठीक है। यानी क्या, दोबारा सुन लें कि जो दो कंपनी है जैसे कि एक ही मार्केट में कम्पीट कर रही हैं और दोनों कंपनीज अपने प्राइस को सिमुलेटेनियसली डिसाइड करेंगी और जो कंपनी कम प्राइस पर प्रोडक्ट ऑफर करती है वो सभी मार्केट शेयर को जो है वो कैप्चर करती है। देखिए मैं आपको इसका जो है वो थोड़ा सा वो जो है वो क्या कहते हैं कि डिफरेंस बताती हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि कॉर्नेट मॉडल में सिमुलेटेनियसली आउटपुट डिसाइड करती हैं दो कंपनी। स्टैकलबर्ग में जो है वो लीडर कंपनी अपने आउटपुट को पहले डिसाइड करेगी, देन जो है वो फॉलोअर कंपनी जो है वो अपने उसको डिसाइड करेगी आउटपुट को। लेकिन बर्टलैंड मॉडल में हमारे पास क्या है, बर्टलैंड में जो है वो कंपनी अपने प्राइस को डिसाइड करती, कंपनी अपने प्राइस को, उनमें आउटपुट को डिसाइड किया जाता था उन दोनों में, लेकिन हमारे पास बर्टलैंड मॉडल में जो है वो किसको डिसाइड किया जाता है, प्राइस को किया जाता है, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। इसके बाद जो है वो ये और चीज़ें अपने इनका जो है वो ये देख सकते हैं असम्पशंस इन्होंने लिए हुए। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएं, प्राइस कंपटीशन विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। Market shares are not determined not just by prices but by differences in the design performance. These assumptions दिए डोपोले दिए हुए, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। खैर इतनी जो है वो चीज़ें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है व्हाट आर द पॉसिबल रिस्पॉन्सेज टू अ 10% प्राइसेस कट बाय एन ऑटोमोबाइल कंपनी। कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी है वो 10% प्राइसेस जो है वो कट कर देती है, तो आप जो है वो क्या उसका रिस्पॉन्स जो है वो पॉसिबल दे सकते हैं। वो कहते हैं कि हमने जो है वो इसका एक रिस्पॉन्सिबल है ये कि मैच द प्राइस कट को हमने मैच करना है, मेंटेन करंट प्राइसेस करनी है, इंक्रीज मार्केटिंग एफर्ट्स करनी है, इम्प्रूव प्रोडक्ट्स फीचर्स, टारगेटेड प्रमोशंस, वेट एंड ऑब्जर्व, फोकस ऑन नीचे मार्केट्स, ठीक है। तो ये आपने इनके जो है वो पॉइंट्स याद कर लेने हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है, देखिए मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फिर। इफ़ द फर्म्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग एट द कॉर्नोट इक्विलिब्रियम विल दे जस्ट अंटिल द कॉर्नोट। कहते हैं कि अगर जो कॉर्नोट इक्विलिब्रियम जो है वो उसकी फर्म अगर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करी तो क्या जो है वो कॉर्नर से जो है वो को एडजस्ट कर पाएगी इक्विलिब्रियम इस डिश में। तो हमारे पास जो है वो
इसका आंसर जो बनता है वो यही है कि येस फर्म विल एडजस्ट अंटिल द कॉर्नर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है, ये इसको एडजस्ट कर पाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है वो दूसरा क्वेश्चन था, व्हेन इज इट रैशनल टू अज्यूम दैट इट्स competitors output is fixed, so the competitors output is not easily observable, the competitors output is not easily changeable, the firms are in a one shot game not a repeated game, एक शॉर्ट गेम है जो कि रिपीटेड गेम नहीं है। इसके बाद assume the firms compete with price not quantity, how will consumers respond to a price differential। तो ये कहते हैं कि हमारे पास बाइंग फ्रॉम द फर्म विद द लोअर प्राइस, स्विचिंग टू द cheaper alternative if the price difference is significant, being indifferent if the price difference is negligible। तो ये क्वेश्चंस आप जो है वो इनके याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन के आंसर्स थे। सो जो है वो आपके लिए मैंने आसानी कर दी है कि इनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, सो ये जो लेक्चर नंबर 40 था, आई होप सो आपको इसकी कुछ समझ आई होगी, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें याद करने वाली थी। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, टोपोली एग्जाम्पल जो है वो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये होता है। ठीक है, पता नहीं मैंने आपको जो है वो वहाँ पे बताया है, यानी कभी कभी ऐसा होता है आपको चीज़ें जो है वो काम इतना जो है वो बर्डन हो रहा होता है आपके पास, तो आपका जो है वो जहन से निकल जाता है। तो जो चीज़ें होती हैं मुझे लेक्चर में याद आती है, मैं लेक्चर में बता देती हूँ, और फाइनल टर्म में जो वीडियो की जो मैंने बताई वो भी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, वो कर लीजिएगा। और रीडोपोली एग्जाम्पल आपने लाजमी करनी है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका लेक्चर नंबर 40 था। आई होप सबको कुछ इसकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।